नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी चंद्रहार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चंद्रहार। अम्मा, परसों मीनू आ रही है। आलोक ने माँ को सूचना दी। वैसे उसका मन तो था कि मीनू को एकदम माँ के सामने खड़ा करके चकित कर देगा, पहले से कुछ नहीं बताएगा। पर उसे डॉक्टर की हिदायत याद हो आई। अच्छी हो या बुरी, माँ को कोई खबर बहुत एहतियात से ही देनी है। किसी भी तरह का आकस्मिक धक्का उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उसने तो सोचा था कि मीनू के आगमन की सूचना पाते ही अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठेगा, पर अम्मा वैसी ही जड़वत बैठी रहीं। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। अम्मा, सुन रही हो ना? परसों मीनू आ रही है। आ रही है तो मैं क्या करूं? अम्मा ने तुनक कर कहा। उससे कहो अभी क्यों आ रही है, सीधे मेरी तेरही पर ही आती ना, 2-2 बार का खर्च बच जाता। कैसी बात कर रही हो अम्मा? ठीक ही तो कह रही हूँ। जब मैं मरने की कगार पर थी तब आते नहीं बना। सोचा होगा एक बार निपट जाने दो, फिर इकट्ठा ही जाऊंगी। पर मैं ऐसी बेशरम कि मौत के मुंह से भी सही सलामत लौट ही आई। सही सलामत तो तुम्हें लौटना ही था अम्मा। ये ऑपरेशन तुम्हारी सलामती के लिए ही तो किया था। वह कुछ नहीं बोली, मुंह फुलाए बैठी रही। और प्लीज़ उससे उल्टा सीधा कुछ कह मत देना। गलती उसकी नहीं, हमारी ही है। हमने उसे खबर ही नहीं की थी। हमने मतलब अनु ने सोचा कि मीनू आएगी तो वह उसकी ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगी। अनु को घर भी देखना था और अस्पताल में तुम्हारे पास रहना भी ज़रूरी था। मीनू कोई मेहमान थी, पराई थी, जो तुम लोगों से खातिरदारी की अपेक्षा करती। और इतनी अक्ल तो उसे भी है, बल्कि उसके आने से सहारा ही हो जाता। वह अस्पताल में मुझे देख लेती, बहू को भी थोड़ा आराम हो जाता। अम्मा, वो हमने सोचा। क्या सोचा तुमने? अरे इतना खतरनाक ऑपरेशन था, मैं मर भी सकती थी। फिर वह लड़की तुम्हें जिंदगी भर माफ़ नहीं करती। मरती क्यों तुम? यह ऑपरेशन क्या तुम्हें मारने के लिए किया था? बल्कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी 10-5 साल बढ़ गई है। और सोचो, उस समय हड़बड़ी में दौड़कर आती तो वहाँ संजीव और बच्चे कितने परेशान होते। उसका भी मन बटा हुआ रहता। अब उसने अपनी सास को वहाँ बुलवा लिया है। अब वह इत्मीनान से तुम्हारे पास रह सकेगी। इसके बाद वह कुछ नहीं बोली। वैसे भी उत्तेजना के मारे उन्हें थकान सी हो गई थी। वह धीरे से लेट गईं। आलोक चुपचाप उठकर बाहर चला गया। आलोक को कैसे बताती कि ये पिछले कुछ दिन उन्होंने कितनी बेचैनी से, बेहाली से काटे हैं। खासकर अस्पताल वाले दिन। रोज़ रात को सोते समय सोचती, सुबह ज़रूर मीनू को देखेंगी। अम्मा की बाईपास की खबर सुनकर लड़की रुक ही नहीं सकती थी। पर पूरा दिन निकल जाता, न मीनू आती न उसकी कोई खबर। रात से फिर उनकी प्रतीक्षा शुरू हो जाती और हर दिन निराशा में बदल जाता। उन्हें गुस्सा आ जाता था, कभी कभी तो रोना आ जाता था, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपनी ही बिटिया की शिकायत किससे करती? रात भर उन्हें नींद नहीं आई। मीनू की पिछली छाया याद आती रही। उस बार ननंद की शादी में आई थी। सारे दिन ससुराल में ही बीत गए। जाने से पहले 2 दिन के लिए वे लोग उनके पास आए थे। उस दिन आलोक ने पिक्चर का प्रोग्राम बना लिया था, पर मीनू नहीं गई। बोली, भैया मैं उतनी देर अम्मा के पास बैठ लूँगी। अनुपमा भी नहीं गई। उस पर तो मेहमान नवाजी का सारा भार था। फुर्सत के क्षणों में अम्मा ने अपना सारा खजाना उसके सामने खोलकर रख दिया था। उतनी भारी साड़ियाँ पहनने का ना तो अब उन्हें शौक रह गया था, न ताकत। चाहती थी कि बिटिया अपनी पसंद की चुन ले, बाकी वह बहू को दे देंगी। मीनू बोली,
इतनी साड़ियों का मैं क्या करूँगी अम्मा? साल में मुश्किल से 8-10 बार पहन पाती हूँ। मेरी शादी वाली साड़ियाँ ही पड़े पड़े ख़राब हो रही हैं, और इन साड़ियों के तुम सूट तो बनवाने नहीं दोगी। उन्होंने फौरन साड़ियाँ समेट लीं। खबरदार जो इन साड़ियों पर कैंची चलाई। जिनके पास नहीं होता वे बेचारे तरसते हैं, और तुम लोगों को ये दरिद्री लक्षण सूझते हैं। अच्छा, साड़ियाँ छोड़ो, मैं चांदी के बर्तन तुम दोनों में बांट देना चाहती हूँ। अभी ले जाओगी या अगली बार? मैं हिंदुस्तान रहने आ जाऊंगी ना, तब ले जाऊंगी। अभी ले जाऊंगी तो देवरानी के लॉकर में पड़े रहेंगे, बाद में मैं मांग भी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा है यहीं पड़ी रहने दो। वैसे भी मुझे बर्तनों में इंटरेस्ट नहीं है। जाने से पहले तुम अपना चंद्रहार मुझे दे देना। एक एक लड़ अपनी दोनों बहुओं को पहनाऊंगी, एक मैं पहनूंगी। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। सुबह कहना था ना, निकलवा लाते। कल दोपहर की फ़्लाइट है ना, 11 बजे चलेंगे। इतनी जल्दी नहीं है अम्मा। ना अभी मेरे बच्चे ब्याहने लायक हुए हैं, ना तुम अभी मरने जा रही हो। मरते समय क्या पता याद रहेगा भी कि नहीं। तो भाभी से कहती जाओ। और उसने तुरंत भाभी को आवाज़ दे दी। भाभी, जरा सुनती जाओ, अम्मा क्या कह रही हैं। भाभी आंचल से पसीना पोंछते हुए हाजिर हुई। पार्वती, जरा कढ़ाई चलाती रहना, मैं आ रही हूँ। फिर मीनू से बोली, बोलो क्या कह रही थी। मैं नहीं, अम्मा कह रही हैं। भाभी ने अब अम्मा की ओर देखा। वह सकपका गईं। धीरे से बोली, मैं मर जाऊं तो मेरा चंद्रहार इसे दे देना। तो अपने हाथ से दे दीजिए ना, मरने का इंतजार क्यों करती हैं। मैं जाऊं, मेरी कड़ाही जल रही है। बाद में पार्वती ने बताया कि बहू जी बड़बड़ा रही थी कि सेवा करने के लिए हम हैं और मेवा लूटने के लिए बिटिया रानी। मजाक में ही सही, बेटी ने एक इच्छा प्रकट की थी तो अम्मा जी ने निश्चय कर लिया था कि अपनी लाडली की इस इच्छा का मान जरूर रखेंगी। ऑपरेशन की तारीख तय होते ही वह बैंक गई थीं और हार निकाल लाई थीं। मन हुआ कि बहू से कह दें कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो मीनू को उसकी सौगात दे दे, पर बहू की उस दिन की बात याद करके हिम्मत नहीं पड़ी थी। सब कुछ उन्होंने भाग्य के भरोसे, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था, और ईश्वर उन्हें अपने घर में लौटा लाए थे। अब वह अपने हाथ से बेटी को उसकी थाती सौंप सकेंगी। शाम को बहू चाय देने आई तो उन्होंने पूछा, मेरी अलमारी की चाबी तुम्हारे पास है ना? हाँ। क्यों? सोच रही थी बैठे बैठे जरा ठीक कर लेती। अम्मा जी, अभी आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं हुई है, बेकार में एग्जर्शन मत लीजिए। पहली फुर्सत में मैं ही ठीक कर दूंगी। अरे मैं कोई पूरी थोड़ी ही खंगालूंगी, बस बिट्टी के लिए खाना खाली करना है, सो पार्वती की मदद से कर लूँगी। पर गेस्ट रूम में अलमारी है तो? नहीं, बिट्टी इस बार अकेली आ रही है, मेरे पास ही रहेगी, उन्होंने दृढ़ता से कहा। बहू फिर कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उन्होंने फिर याद दिलाया, पर इस बार बहाना दूसरा था। अरे ऑपरेशन से पहले चेन, चूड़ियाँ, टॉप्स सब उतार कर रख दिया था ना, सोचती हूँ मीनू के आने से पहले पहन लूँ। जवाब में बहू छन्न से चाबियाँ पटक कर चली गई थी। बाद में पार्वती ने बताया कि बहू जी बुदबुदा रही थी कि ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और चाबी में प्राण अटके हैं। पार्वती से मिली ऐसी सूचनाएं मन को उद्विग्न करती रहती हैं। मीनू के लिए एक खाना खाली करने के बहाने उन्होंने सारी अलमारी खाली कर दी। कपड़ों का वह ढेर एक कोने में सरकाकर पार्वती को तरतीब से समेटने के लिए बिठा दिया। फिर उसकी नज़र बचाकर उन्होंने धीरे से लॉकर खोला। ऑपरेशन के लिए जाने से पहले उन्होंने रोज़ पहनने की सारी चीज़ें उतारकर एक रुमाल में बांध दी थीं। वह रुमाल यथावत रखा मिल गया। उसे परे रखकर उन्होंने दोबारा भीतर तक हाथ डालकर टटोला। बैंक के कागज पत्तर थे, खास खास अवसरों पर निकलने वाले पूजा के बर्तन थे,
पाउच में रखी हुई दर्जन भर अंगूठियां और टॉप्स थे। चांदी के गणेश जी थे, अमेरिकन डायमंड की चूड़ियां थीं। मतलब कि सब कुछ था, पर वह मखमली बटुआ कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं क्यों उन्हें एकदम थकान सी महसूस होने लगी। उन्होंने लॉकर बंद किया और रुमाल की पोटली को मुट्ठी में दबाकर लेट गईं। उन चीज़ों को पहनने का भी उत्साह नहीं रहा। मीनू के आने के बाद 2-3 दिन फुर्र से कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। मम्मी को ठीक ठाक देखकर वह भी खुश थी, और भैया भाभी को उस पर प्यार बरसाते देख मीनू की अम्मा भी खुश थीं। रात को जब घर भर सो गया तो उन्होंने मीनू से कहा, बिट्टी मेरा एक काम करेगी? पानी चाहिए या दूध गर्म कर दूं? नहीं, वह तो सब थर्मस में रखा हुआ है। तू एक बार मेरा लॉकर खंगाल दे। एक चीज़ नहीं मिल रही और मुझसे वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। मीनू ने दरवाज़ा बंद किया और लॉकर का पूरा सामान चादर पर सजा दिया। देख लो अम्मा, क्या चाहिए बता दो, अलग से रख दूंगी। उन्होंने पहले ही देख रखा था, फिर भी एक सरसरी निगाह सब चीज़ों पर डाल दी और सिर हिला दिया। मीनू ने सारा सामान उठाकर तरतीब से वापस रख दिया, लॉकर बंद किया और पलंग पर बैठकर बोली, कौन सी चीज़ नहीं मिल रही है? चंद्रहार। अस्पताल जाने से पहले बैंक से लाकर लॉकर में रखा था कि तुम्हें दूंगी, पर वही गायब है। कमाल करती हो अम्मा, अस्पताल जाने से पहले तो तुम्हें यह सारा सामान भी बैंक में रखवा देना था। 7-8 दिन तक घर तो एक तरह से सूना ही रहा होगा ना। चोर अगर आता तो उसकी तो चांदी हो जाती। चाबी किसके पास थी? तेरी भाभी के पास। हो सकता है उन्होंने संभाल कर कहीं रख दिया हो, पूछ कर देख लो। ना बाबा, ऐसा महाभारत मचाएगी कि बस। उसकी आदत तुम जानती तो हो। उस दिन चाबियां ही मांग ली थी तो ऐसा ताव खा गई थी कि क्या बताऊं। तो फिर अब उस बात को मन से निकाल दो और सो जाओ। वह लेट तो गईं और मीनू की तसल्ली के लिए उन्होंने आंखें भी मूंद लीं, पर किसी के कहने भर से कोई बात मन से निकल पाती है क्या? लेटे लेटे मीनू को अचानक कुछ याद आ गया। अम्मा, तुम्हारे लॉकर से वह लाल रेशम की थैली जिसमें तुम बाबूजी की चिट्ठियां रखा करती थी, गायब है। हे भगवान, वह एकदम उठ बैठी। बिट्टी, वह बड़ा वाला सफ़ेद संदूक खोल तो। हे भगवान, इतनी रात को? मीनू ने याचना के स्वर में कहा, पर अम्मा उसकी ओर बड़ी आशा से देख रही थी। उठना ही पड़ा। कोने में रखे उस संदूक को खोलना आसान काम नहीं था। उस पर दुनिया भर का कबाड़ रखा हुआ था। संदूक में भी अल्लम गल्लम सामान ही था। पुराने ढेर सारे एल्बम्स, खानदान के ग्रुप फोटो, बाबूजी को यहाँ वहाँ से मिले मानपत्र, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, शादी के कार्ड्स, परिवार भर की जन्म कुंडलियाँ। एक पूरा संसार बंद था उसमें, जिसे अम्मा ने जतन से सहेज कर रखा था। उसी सामान को उलटते पलटते वह रेशमी थैली हाथ आ गई। वह कुछ सोचती, इससे पहले ही अम्मा ने झपट कर उसके हाथ से ले ली और अधीरता से डोरियां सरकाई, और उसमें से वह जामनी मखमली पाउच निकल आया। उसे माथे से छुआते हुए उन्होंने कहा, शुक्र है भगवान का, मिल तो गया। चल, अब मिल गया है तो चुपचाप रख ले। मेरी एक चिंता दूर हुई। उन्होंने जैसे ही पाउच आगे बढ़ाया, मीनू ने एक झटके से हाथ हटा लिया, जैसे उसे बिजली का करंट लग गया हो। नहीं अम्मा, अब मैं यह हार नहीं लूँगी। क्यों? मेरी चीज़ है, मैं दे रही हूँ। हाँ, पर इस हार को लेकर तुम पता नहीं क्या क्या सोच गई थी। तुमने तो भाभी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। कल को भाभी भी ऐसा कर सकती हैं। भाभी तो यही सोचेंगी कि यह चीज़ 3 साल पहले ही तुमने मुझे दे दी होगी और किसी को बताया तक नहीं। वह तो सोचेंगी कि इस तरह तुमने और भी बहुत कुछ दिया होगा जिसका उन्हें पता नहीं है। तुमने तो अपना शक किसी पर जाहिर नहीं किया, पर भाभी को तो जानती हो, वह तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देंगी।
मैं तो शर्म के मारे भैया के सामने खड़ी भी ना हो सकूंगी। इसमें शर्म की क्या बात है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? अम्मा, तुम्हारे हक से भी महत्वपूर्ण है भैया भाभी का विश्वास, जो मैं तोड़ना नहीं चाहती। रिश्ते नाजुक होते हैं अम्मा, दर्पण की तरह। एक बार दरक गए तो किसी मतलब के नहीं रहते, और मैं इन रिश्तों को सहेजना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद भी इस घर में मेरा दाना पानी बना रहे। मैं जब जब भारत आऊँ, इस घर के दरवाजे मुझे खुले मिलें, ताकि मैं तुम्हारी यादों को फिर से जी सकूं। कल को मेरे बच्चों की शादियां हो तो मैं हक के साथ भात मांगने आ सकूं। ये मेरे पीहर की देहरी है अम्मा, मेरे लिए किसी भी हार से ज़्यादा कीमती है। प्लीज़ इसे मुझसे मत छीनो। और यह बात कहते हुए मीनू का गला भर आया, आंखें छलछला उठीं। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे वाह, मेरी लाडो तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो गई। और यह कहते हुए उनकी भी आवाज़ भीग गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।